आवाज जा रही है नवीन सही से? जी सर। चलिए आपको क्वेश्चन का एनालाइज करते हैं। सबसे पहले आप जो ये प्रश्न लिखे हैं, ये प्रश्न ही आपका गलत है लिखा हुआ। ऐसे लिखा जाता है प्रश्न। पहले ही गलत हो रहा है आपका। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में दूसरा नंबर का क्वेश्चन लिखे हैं। जी चलिए ठीक है, ये रहा आपका दूसरा नंबर। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में वर्णित शब्दों को व्याख्या करते हुए संविधान के स्रोत, स्वरूप और उद्देश्य पे चर्चा करें। ठीक है, स्रोत, स्वरूप और उद्देश्य पर चर्चा करें। प्रस्तावना या उद्देशिका का शाब्दिक अर्थ है भूमिका अथवा प्रारंभिक परिचय। भूमिका अथवा, देखिए जब यह अर्थ यही शब्दों का ये मिसिंग होता है ना आप लोगों से। जब यहां आप लिख रहे हैं अर्थ है के बाद फिर यहाँ होता है तो आप पहले कर दिए भूमिका अथवा प्रारंभिक परिचय। सेंटेंस का कॉम्बिनेशन गड़बड़ा रहा है। आप ये है नहीं लिखते, यहाँ पर ये है का प्रयोग नहीं करते, ये वाला है आप प्रयोग नहीं करते, तब आपका ये सेंटेंस पूरा सही था। यदि आप इस है का प्रयोग नहीं करते, जब आप इस है का प्रयोग किए तो इसका मतलब सीधा हो गया, अर्थ है भूमिका अथवा प्रारंभिक परिचय, या फिर का शाब्दिक अर्थ भूमिका अथवा प्रारंभिक परिचय होता है। कॉम्बिनेशन गड़बड़ा रहा है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का संबंध उसके उद्देश्यों, लक्ष्यों, आदर्शों तथा उसके आधारभूत सिद्धांतों से ही है। ठीक है। सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया था, तदुपरांत कई अन्य देशों ने इसे अपनाया, जिसमें भारत भी शामिल है। भारतीय संविधान में प्रस्तावना शब्द को ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। चलिए यहाँ तक सही। प्रस्तावना का स्रोत, उद्देश्य, प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल उद्देश्य प्रस्ताव। पर ये सेंटेंस कॉम्बिनेशन आप कुछ भी देखते हैं, ये क्या है, इस कॉम्बिनेशन का मीनिंग निकालिए तो। प्रस्तावना का स्रोत, उद्देश्य, प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पंडित प्रस्तुत किया गया था। कोई कॉम्बिनेशन मिल रहा है आपका सेंटेंस का? यहाँ पर आपके सेंटेंस का कोई कॉम्बिनेशन है? आप खुद पढ़ के बताइए। कॉपी दिख रही है ना स्क्रीन में? जी हाँ, पढ़ के बताइए तो इसका कॉम्बिनेशन। यहाँ पर इस तरह देते 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, जिसे संविधान बनने के बाद उसी उद्देशिका को क्या किया गया, प्रस्तावना के रूप में परिवर्तित किया गया। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संशोधन किया गया, जिसके द्वारा 3 नए शब्द, नए में जो होगा, नए इस तरह होता। पहले इंग्लिश मीडियम में थे क्या? जी शुरुआती पढ़ाई आपकी बचपन की पढ़ाई किस में हुई है, इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम? इंग्लिश में था। कब तक, बोर्ड तक या 11 12 तक? 10 तक। 10th के बाद? 10th के बाद फिर सरकारी स्कूल। 10th के बाद जो आपका इंटरमीडिएट है वो साइंस से है, आर्ट्स से है या कॉमर्स से है? साइंस। तो इंग्लिश रहा होगा ना। हाँ। अच्छा, फिर ग्रेजुएशन हिंदी आप मीडियम। कौन सा है ऑनर्स आपका? हिस्ट्री ऑनर्स। हिस्ट्री ऑनर्स। तो 3 साल तो आप हिंदी मीडियम में पढ़ चुके हैं कम से कम, और हम्म। बिहार में तो 1-2 यूनिवर्सिटी ही है जो कि 3 साल में ग्रेजुएशन स्टूडेंट का कंप्लीट कराती है। बाकी तो फिर
4 साल 5 साल लेके जाती है। तो कम से कम ये सब गलतियां आप कर रहे हैं एकदम छोटा छोटा सब शब्द में। फिर जो गलती आप पहले किए वही कर रहे हैं। ठीक है, इसमें स्रोत, स्वरूप और उद्देश्य को तो बताया ही नहीं। लास्ट टाइम भी आप यही गलती किए थे। संविधान में प्रस्तावना में क्या स्रोत है, क्या स्वरूप है, उद्देश्य है, जो आपका क्वेश्चन था स्रोत, स्वरूप और उद्देश्य पर चर्चा करें, वो तो किए ही नहीं। जैसे स्रोत हुआ, स्रोत क्या है, हम भारत के लोग, इसी से ना शुरू होता है। और ये क्या स्पष्ट करता है कि भारत का संविधान भारतीयों द्वारा है, इसलिए भारत में भारतीय संविधान में शक्ति का अंतिम स्रोत किसको माना जाता है? जनता को। माइक ऑन कर लीजिए, पीछे ऑफ कर लीजिए, पीछे से काफी आवाज आती है। भारत में सत्ता का अंतिम स्रोत कौन होगा? शक्ति का जनता होगा। ठीक है, आपके पीछे से आवाज काफी आ रही है, माइक ऑफ कर लीजिए। उसके बाद स्वरूप की बात करें, स्वरूप क्या है? स्वरूप है लोकतंत्रात्मक, गणतंत्रात्मक, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न। ये सब हमारा संविधान का स्वरूप है। और उद्देश्य की बात करें, उद्देश्य क्या है? न्याय, जो आप लिखे भी है, ऐसा नहीं कि नहीं लिखे हैं, आप ये सब लिखे हैं। समता का हुआ, स्वतंत्रता हुआ, है ना, बंधुत्व हुआ, एकता व अखंडता हुआ, ये सब क्या है? हमारे संविधान का एकता व, ये सब क्या है? उद्देश्य है। आप ये सब का व्याख्या भी किए, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रस्तुतिकरण आपका नहीं। और बार बार कहते हैं सिविल सर्विस की आंसर राइटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रस्तुतिकरण। सिर्फ फैक्ट भर देने से, कंटेंट भर देने से नहीं होगा, आपका प्रस्तुतिकरण भी सही रहना चाहिए। आप इन सब का व्याख्या किए हैं, इसको छोड़ के, इसको सिर्फ छोड़ के आप इसका भी, इसका इसका ये सब का व्याख्या लगभग किए हैं, एक दो को छोड़ के। लेकिन जो प्रश्न है, जो आपका क्वेश्चन दिया गया है, जो आपका ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका आंसर नहीं है। ठीक है, देखिए फॉर न्यू स्टूडेंट में भी है। प्रस्तावना से क्या समझते हैं? पहला क्वेश्चन। फिर संविधान के स्रोतों का वर्णन करें, उद्देश्यों का वर्णन करें, स्वरूप का वर्णन करें, है ना, डायरेक्शन की में दिया हुआ है ना। उसके बाद तब है प्रस्तावना के महत्व का, आप यहाँ इसके साथ जोड़ के भी लिख सकते हैं। और प्रस्तावना किस प्रकार संविधान के लिए महत्वपूर्ण है, इसके ये आप निष्कर्ष में भी लास्ट में भी लिख सकते हैं, या फिर इसके साथ भी जोड़ के लिख सकते हैं, इसी के साथ, वो अपने पर है। ठीक है, और ये दोनों लगभग एक ही है, क्योंकि ये छोटे, ये जनरली उनके लिए है जो उनको बड़ा क्वेश्चन नहीं हो पाता है, इसीलिए ये एक और बढ़ा दिया गया। लेकिन आप इस दोनों में से कोई एक इसके साथ जोड़ के या फिर इन सब के बाद लिख सकते थे, लेकिन आप जो क्वेश्चन का मेन बॉडी है उसी को गायब कर दिए हैं। जो क्वेश्चन का मुख्य भाग है, जो प्रश्न में आपसे पूछा गया, आप उसको ही क्या कर दिए? गायब कर दिए। गलती समझ में आई? जी सर। आपको बार बार कहते हैं ये जो डायरेक्शन की दिया गया है, सेंटेंस को इसको कैसे जोड़े सर? क्या बोले? सेंटेंस को कैसे जोड़े सर? उसको कनेक्टिविटी एक दूसरे को कैसे करे, इसको बताइए ना। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन सही है। जैसे देखिए प्रस्तावना से क्या समझते हैं, ठीक है, यहां तक आपका ना उत्तर काफी परफेक्ट रहा, शब्दों का गलतियों को छोड़ दे। ये भी लिख लिए, वो भी सही है, ये भी लिखे, ये भी सही है। अब हम लोगों को क्या करना था इसके बाद? इसको भी दिए, ये भी पॉइंट सही है, ये भी, बस इसमें आपका प्रस्तुतिकरण जो सेंटेंस का कॉम्बिनेशन है वो गड़बड़ा। यहां आपको ये आप बेकार का लेके गए। ये आप जब जब आप धर्मनिरपेक्ष शब्द का व्याख्या किए,
वही लिख देते। किसको, सॉरी, पंथ निरपेक्ष संविधान, किसको 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। बात समझे, इसको वहीं पे लिख देते, कोई इसको अलग से ये करने का। उसके बाद अब है क्या कि महत्व का वर्णन करना, प्रस्तावना का महत्व। तो प्रस्तावना का महत्व क्या है कि ये क्या करता है, कम शब्दों में संविधान को व्याख्या करने में सहायता करता है। ये कम शब्दों में संविधान को समझने में सहायता कर, ये संविधान का आत्मा के समान है या कुंजी भी कह सकते हैं। उसके बाद ये शासन का जो होता है, शासन का सिद्धांत को, ये सरकार शासन का जो चला रही है सरकार, उसको भी समझने में मदद करती है। जैसे मान के चलिए कोई कानून बनाया है, अब आपको कानून सही है या गलत है तुरंत में समझना है। अब संविधान तो काफी लंबा चौड़ा है, फिलहाल हमको टाइम है कि हम पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बैठ के पढ़े। तो कम से कम हम प्रियम्बल पढ़ लिए ना, प्रियम्बल से हम समझ गए कि भाई सही जा रहा है कि गलत जा रहा है। मान के चलिए कोई ऐसा कानून है जो देख रहे हैं कि नहीं, किसी एक व्यक्ति का जो समाज में क्या कर रहा है, समता को समाप्त कर रहा है। जैसे सपोज कीजिए कोई कानून बन गया कि नहीं, फलना धर्म का लोगों को जो होगा टैक्स फ्री हो जाएगा, फलना धर्म का लोगों का टैक्स लगेगा और डबल लगेगा। जैसे मुगलों के समय में जजिया कर लगते थे, मान के चलिए उस time। तो ये क्या कर रहा है, भेदभाव कर रहा है, समानता का अवसर को समाप्त कर रहा है। तो अब इसके लिए हमको लंबा चौड़ा अनुच्छेद नहीं पढ़ना, प्रस्तावना से हम समझ गए। नहीं, प्रस्तावना में कह रहा है कि नहीं, अवसर एवं प्रतिष्ठा की समता होना चाहिए, समानता होना, सबको समान ये होना। मान के चलिए कोई ऐसा कानून बन रहा है जो कि स्वतंत्रता को समाप्त कर, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को समाप्त कर रहा है। देखिए, लिमिट कर रहा है वो ठीक है, लिमिट में रहना है। कानून का स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि आपका लिमिट है ही नहीं। स्वतंत्रता का मतलब होता है आपको लिमिट में ही रहना है। स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है, अपने अस्तित्व का दावा। तो दावा आपका लिमिट तक होगा ना, ये कोई अनलिमिटेड नहीं है। तो अब ऐसा कोई कानून बनाया जो हम देख रहे हैं कि ये ये क्या कर रहा है, स्वतंत्रता को समाप्त कर रहा है। अब हमें टाइम नहीं है कि हम अभी इतना लंबा चौड़ा आर्टिकल पढ़ने जाए, लेकिन प्रस्तावना से तो 2 मिनट में समझ गए ना कि सरकार गलत कानून ला रही है। बात समझे। उसके बाद सबसे खास पॉइंट, ये संविधान का क्या करता है, संविधान का स्रोत, स्वरूप और उद्देश्य को समझने में सहायक होता है। उसके बाद क्या किए, उसके बाद ही स्रोत, स्वरूप और उद्देश्य को व्याख्या कर दिए। स्रोत के बारे में बात पहले भी बता चुके, हम कई क्लास में बता चुके हैं। स्रोत हो गया हम भारत के लोग, अब इसको व्याख्या कर दिए। स्वरूप में आपका जो बता चुके हैं क्या क्या है, समाजवादी है, संप्रभुता है, पंथ निरपेक्ष है ना, लोकतंत्रात्मक, गणतंत्रात्मक, ये आपका स्वरूप है। अब इसी का जब व्याख्या किए पंथ निरपेक्ष का, वहीं लिख दिए, इसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। जरूरी नहीं है कि हम अलग से ही लिखें, ये चीज कहते कम शब्दों में ज्यादा बातें कहना, यही है। बात समझे। उसी तरह फिर उद्देश्य है, जैसे समता, स्वतंत्रता, है ना। उसके बाद एकता, एकता और अखंडता। एकता और अखंडता में अंतर होता है। एकता हो गया मानसिक रूप से, जैसे हम सब भारतीय एक है, ये एकता का हुआ, मेंटलिटी रूप से जब प्रदर्शित कर। अखंडता भौगोलिक रूप से, जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक भारत एक है, ये अखंडता का प्रतीक हुआ, है ना। बिहार भारत का अभिन्न अंग है, ये अखंडता का हुआ सूचक। बिहारी, हर एक बिहारी जो होता है उसको वो पूरे, हर एक बिहारी जो होता है वो भी क्या है, हिंदुस्तानी है, पहले हिंदुस्तानी है फिर बिहारी है। ये हो गया एकता का प्रतीक। मान जैसे, या फिर बोले बिहारी, झारखंडी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश सब एक है, ये हो गया एकता का प्रतीक। मेंटली रूप से, मानसिक रूप से जब प्रदर्शित किया जाता है, तो एकता और अखंडता इनका है। बंधुत्व हो गया, ये सब क्या हो गया, हमारे संविधान, ये सब उद्देश्य बताता है। प्रस्तावना में ये सब शब्द क्या करता है, संविधान का उद्देश्य बताता है कि हमारे संविधान का क्या उद्देश्य है। इसलिए कि कम शब्दों में ये क्या कर रहा है, व्याख्या कर रहा है। ये शासन आपका सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है, सरकार के शासन का या फिर किसी अधिनियम का, कोई अधिनियम सही है या नहीं है, इसको क्या करता है, ये जानने में सहायता करता है। बात समझे।
क्या है इसका महत्व, या फिर क्यों ये संविधान के लिए महत्वपूर्ण है। जी सर। अब इसको, हाँ, अब इसको आप यहाँ से भी जोड़ के लिख सकते थे प्रस्तावना के बाद, या फिर इसको लास्ट में भी लिख सकते हैं डिस्क्राइब करके, वो एक अलग, वो आप पर डिपेंड करता है कैसे लिखना है। लेकिन जो आपका जो क्वेश्चन का मेन बॉडी रहा, आप उसको गायब ही कर दिए है। ना स्रोत का आप चर्चा के बताए, ना आप उद्देश्य के बारे में बताए, ना स्वरूप के बारे में बताए। ठीक है, गलती समझ गए। सर तो ये किसी भी धर्मनिरपेक्ष है, समाजवादी और लोक स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, ये तीनों तो उसमें चर्चा किए हैं सर। हम आपको क्या बोले, आप चर्चा सबका किए, प्रस्तुतिकरण गलत। हम बार बार कहते हैं यार, सिविल सर्विस का आंसर राइटिंग का मतलब सिर्फ फैक्ट भर देना या कंटेंट लिख देना नहीं होता है, आपको प्रश्न के अकॉर्डिंग आपको उत्तर देना है। जी आप समझ गए सर। फैक्ट पूरा दे रहे हैं हर आंसर में, कंटेंट भी दे रहे हैं, लेकिन जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका प्रस्तुतिकरण नहीं है। अब जैसे देखिए, अब ये वाला क्वेश्चन को अगर लिखिएगा, वही फैक्ट का इस्तेमाल होगा, कंटेंट भी वही होगा, लेकिन जब आप इसको लिखिएगा तो उसका लिखने का तरीका क्या होगा, बदल जाएगा। फैक्ट भी सेम रहेगा, कंटेंट भी सेम रहेगा। ऐसा थोड़ी है कि इसमें प्रस्तावना में जो शब्द का है, व्याख्या है, बदल जाएगा। नहीं बदलेगा, सब कुछ वही रहेगा, लेकिन प्रस्तुतिकरण बदल जाएगा। यही है सिविल सर्विस का आंसर राइटिंग। 95% स्टूडेंट जो बहुत पढ़ते हैं, पीटी पीटी रिकॉर्ड तो और निकालते हैं, हर बार निकाल लेते हैं, 8 बार 10 बार हर बार निकालते हैं, लेकिन जब बेचारा का मेंस में क्या होता है, या तो वह पहुंच नहीं पाता है, पहुंच भी जाता है तो इतना कम मार्क्स के साथ पहुंचता है कि फाइनल रिजल्ट नहीं हो पाता। तो इसका रीजन सिर्फ क्या होता है कि उसके आंसर में जो होगा, प्रस्तुतिकरण नहीं होता है। हमारे पास एक एक ऐसे ऐसे स्टूडेंट आए हैं जो बोले हम सर 2 बार 3 बार इंटरव्यू दिया, रियल में दिया है, लेकिन जब उसका आंसर राइटिंग चेक किया जाता है तो समझ में आ जाता है कि उसको क्यों नहीं हो रहा था, क्यों नहीं होता है मेंस उसका, वो समझ में आ जाता है। क्योंकि उसको उसके आंसर में फैक्ट पूरा भरा रहता है, लगता है जैसे पूरा बुक रट लिया है, कंटेंट भी भरा रहता है, लेकिन प्रस्तुतिकरण जो होता है, क्वेश्चन कुछ पूछ रहा है, आंसर कुछ पूछ रहा है। बात समझे। आप स्कूल जी में सर। जाते हो, आप स्कूल में, इसको ऐसे समझे, आप स्कूल में जाते हो, आपसे आपका परिचय पूछा जाता है, तो आप क्या करते थे, नाम, अपना क्लास एंड रोल नंबर पहले बताते हैं। कोई रिश्तेदार आपसे पूछता है आपका परिचय, नाम, पिता का नाम या माता का नाम, अगर ननियल पक्ष में है तो पहले किसका नाम लेते हैं, माता का नाम। अगर आप अपने कोई भी व्यक्ति ननियल पक्ष में जाता है, उनसे पूछा जाता है परिचय, तो वहां पहले किसका नाम लिया जाता है, माता का नाम, क्योंकि पिता के नाम में हो सकता है, और या फिर नाना का नाम। और उसी तरह जब आप अपने जो दादा वाले पक्ष में जाते हैं, कहीं आपसे पूछा जाता है, तो आप पहले किसका नाम लेते हैं, नाम। देखिए नाम अपना सारा जगह एक ही बता रहे हैं, और तो पहले आप किसका परिचय देते हैं, अपना दादा का या पिता का, वहां पे नहीं बताया। उसी तरह आप स्कूल में जाते हैं, आपसे पूछा जाता है परिचय, नाम, क्लास का नाम, रोल नंबर, ये बताते हैं ना। तो व्यक्ति आप ही है, लेकिन परिचय का प्रस्तुतिकरण क्या हुआ, अलग अलग जगह पर बदल गया। ससुराल में जाइएगा तो कुछ और। कहने का अर्थ है परिचय एक ही व्यक्ति का है। ठीक है, शादी हुई है आपकी। नो सर। चलिए बचे हुए, अच्छी बात है। लेकिन जब होगी तो वहां जाएंगे, तो फिर वहां पर क्या होगा, आपका परिचय बदल जाएगा ना। अब व्यक्ति तो आप ही है, व्यक्ति तो नहीं बदला है, नाम भी सेम है, आधार कार्ड भी आपका सेम है हर जगह, लेकिन परिचय देने का तरीका बदल जाता है। चलिए अब हम लोग चेक कर रहे हैं अंजलि जी का, आपका शायद टेस्ट सीरीज है, तब जा सकते हैं, या फिर आपको इच्छा है इनका भी कॉपी चेक करते हुए देखने का। अच्छी, तो आप इसके देख बाद सकते। वाला क्वेश्चन को थोड़ा सा एनालाइज कर देते। अच्छा, इसके बाद वाला 3 नंबर।
चलिए क्वेश्चन दिख रही है? जी। देखिए इसमें कुछ नहीं करना। भारत में नए राज्य के निर्माण के लिए संवैधानिक प्रक्रियाओं का वर्णन करते हुए चर्चा करें कि संघ के प्रकृति के मामले में भारत किस प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका से भिन्न है। इसमें 2 पार्ट में क्वेश्चन है। पहला, नए राज्य के निर्माण के लिए संवैधानिक प्रक्रिया, फिर है संघ के प्रकृति के मामले में भारत और संयुक्त राज्य में अंतर। आपके पीछे से साउंड काफी आ रही है। क्लास के टाइम में ऐसा जगह रहिए जहां की साउंड ना हो, अलोन जहां हो, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन भी लगभग वही है कि अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत जो कि इंडिया है एवं राज्यों का राज्य है, हालांकि भारत संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह अविनाशी राज्यों का अविनाशी। देखिए इन दोनों में क्या भिन्न है इस प्रश्न में बता दिया गया है। इन दोनों में क्या अंतर है इस प्रश्न में है। क्या अंतर है भाई? भारत संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ ना होकर अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ है। तो इनका अंतर समझिए क्या है। अविनाशी राज्यों का इसका मतलब क्या हुआ और क्या भिन्न है मुख्य रूप से। ये मतलब कि सारा भिन्नता का जो जड़ है यही है। तो देखिए अंतर क्या है। भारत भी राज्यों का राज्य है, संघात्मक है, दोहरी राजनीतिक प्रणाली है। अमेरिका भी है। लेकिन भारत के राज्यों के पास क्या होती है कि जो उनका सीमाएं होती है उस पर उनका अधिकार नहीं होता है। जैसे बिहार है तो बिहार की सीमा पर बिहार विधान सरकार या बिहार विधानसभा का अधिकार नहीं है। उस पर किसका अधिकार है? केंद्र सरकार का भी कह सकते हैं या संसद का कह सकते हैं। यानी कि संसद अगर चाहेगी तो आज बिहार को 2 भागों में बांट सकती है, 4 भागों में बांट सकती है। बिहार सरकार कुछ नहीं कर सकती है। राष्ट्रपति सलाह मांगेंगे, लेकिन सलाह मानना या ना मानना वो सरकार के जो होते हैं वो केंद्र सरकार पर निर्भर करता है। बात समझे? लेकिन अमेरिका में क्या होता है, अमेरिका में ऐसा नहीं है। वहां के जो राज्य हैं, वहां के जो राज्य है उनकी सीमाओं का नियंत्रण शक्ति उस राज्य के पास है। यानी कि यदि उस राज्य में कुछ उसकी सीमा में परिवर्तन करना है तो क्या करना होगा? उस राज्य के भी विधानसभा से पारित होना चाहिए। यानी कि वहां के जो स्टेट लेजिस्लेचर है उनका भी अनुमति मिलना चाहिए। इसको ऐसे समझिए, इंडिया में किसी स्टेट का सीमा में परिवर्तन करना तो सिर्फ क्या होगा? सेंट्रल लेजिस्लेचर का अनुमति चाहिए। किसका चाहिए? सेंट्रल लेजिस्लेचर, ठीक है, जिसको हम लोग संसद कहते हैं। अमेरिका में क्या है कि सेंट्रल प्लस स्टेट दोनों ही लेजिस्लेचर का अनुमति चाहिए। यानी कि वहां का विधानसभा यहाँ की विधानसभा से ज्यादा शक्तिशाली। यही वजह है कि अमेरिका को पूर्ण संघात्मक कहा जाता है, प्योर फेडरेशन। बात समझ में आई? यही अंतर है भारत और अमेरिका। इसके वजह से अब देखिए यही अंतर सारा अंतर बना लेता है। अब यहाँ पर क्या होता है इसी वजह से भारत में क्या है, एक हरी नागरिकता है, यानी सिर्फ भारत का नागरिक। अमेरिका में क्या है, वहां पे राज्य का भी नागरिक बनता है होता है और सरकार पूरा देश का मिलकर दोहरी नागरिक चलता है। भारत में क्या है कि आपका एक जैसे भारत का झंडा रहेगा, राज्य का सिर्फ राज्य चिन्ह है, जैसे बिहार बोधि वृक्ष है सब, लेकिन झंडा एक ही यूज। वहां राज्य का भी झंडा होता है, भारत का भी झंडा होता है, ये सॉरी केंद्र का भी झंडा होता है, मतलब कि अमेरिका का। यहाँ पे क्या है, सिर्फ भारत का। पहले यही चीज जम्मू कश्मीर में था, वहां पे क्योंकि उसको विशेष राज्य का दर्जा था तो वहां भी क्या होता था कि उनका अपना झंडा भी होता था। लेकिन अब चूंकि धारा 370 को संशोधन के बाद क्या हो गया, वो सिस्टम बंद हो गया। अब वही चीज चला जाता है जुडिशरी में। भारत में क्या है, एकात्मक न्यायिक प्रणाली, तो इसलिए क्या है कि यहाँ भारत में हाई कोर्ट को लेकर अगर कोई डिसीजन दिया है तो उसको सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अमेरिका में क्या है कि अगर वहां के स्टेट का हाई कोर्ट का जो डिसीजन है अगर उस पर फिर से सुनवाई होना है तो उसी हाई कोर्ट में जाएगा, ना कि सुप्रीम कोर्ट में, उस स्टेट से संबंधित अगर मैटर है। और भारत में क्या है कि यहाँ पर जो राज्यों का शक्ति है, यानी कि राज्य सूची में जो विषय है वो भी केंद्र के हाथ में है। राज्य सूची पर बेशक कानून सिर्फ राज्य सरकार बनाएगी, लेकिन उस सूची को बदलने का पावर केंद्र के पास है।
अमेरिका में ऐसा नहीं है, वहां उससे लेना होगा अनुमति। और वहां पर क्या है, सिर्फ डिफेंस, न्यूक्लियर, ठीक है, एक्सटर्नल अफेयर यानी कि विदेश मामला, आर्मी, इन सब को छोड़ करके, सैन्य को छोड़ करके सारा सब में राज्य का पावर होता है। तो ये है, ये अब इसका मतलब ये नहीं कि राज्य का पावर है तो वो कुछ भी कर सकता है। वो किसी भी स्थिति में स्वयं को अमेरिका से अलग नहीं कर सकता है, उसका विधानसभा, किसी भी स्थिति में। इसलिए उसको कहा जाता है अविनाशी राज्यों का अविनाशी, यानी कि राज्य को भी कोई अपनी इच्छा से, राज्य की अनुमति के बिना भी क्या हो सकता है, उसको कोई बदल नहीं सकता है, उसकी सीमाओं में चेंज नहीं कर सकता है। और ना ही राज्य संघ से निकल सकता है, संघ की सीमा से निकल सकता है अमेरिका में। भारत में क्या है, भारत में होता है, यहाँ पे ना शब्द में गलती हो गया है, ठीक है, यहाँ पर होगा विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, यहाँ पे टाइप करने में मिस्टेक हुआ, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, यहाँ टाइपिंग में मिस्टेक है। इसका मतलब होता है विनाशी राज्यों का अविनाशी, यानी कि राज्य की सीमा में तो परिवर्तन हो सकता है, लेकिन कभी भी संघ की सीमा में परिवर्तन नहीं हो सकता है। अब इसका मतलब ये भी नहीं कि केंद्र सरकार अगर सोचेगा कि नहीं बिहार को हम एक अलग राज्य घोषित, अलग देश घोषित कर देंगे, बिल्कुल नहीं हो सकता है। आप उसकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकते हैं, बिहार को 2 की जगह 5 राज्य बना सकते हैं सीमाओं को तोड़ के, लेकिन कभी भी आप इसके सीमाओं में इसको एक भारतीय संघ से अलग नहीं कर सकते, ये पावर केंद्र के पास भी नहीं है। हाँ, कभी कभी कोई सीमा विवाद होता है तो अदला बदली करना वो एक अलग बात है, जैसे बांग्लादेश से कुछ साल पहले हुआ था, वो एक अलग चीज है। चलो हम इधर से लिया, आप उधर से दिए, वो एक अलग होता है। लेकिन अब ये नहीं कि अब हम चाहे सोचेगा भारत सरकार की हम एक संसद में अधिनियम लाए और पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश को सौंप दे, वो बिल्कुल नहीं हो सकता है। इसलिए भारत में क्या कहा जाता है, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। यहाँ टाइपिंग में मिस्टेक है, क्वेश्चन लिखने में ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसमें जो भिन्नता है यहाँ पर बता दिया गया है, इसलिए बार बार कहते क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन को आप सारा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, आपको इसमें भिन्नता इसमें बता दिया गया। तो इसमें कुछ नहीं करना है, उम्मीद है कि आप पहला वाला ही क्वेश्चन लिखेंगे अभी, ये वाला, ठीक है, इसी को लिखिए। तो इसमें कुछ नहीं करना, आप देखिए इसमें इसका पूरा डायरेक्शन की में दिया हुआ है। संविधान के अनुच्छेद 1 का, 2 का, 3 का, 4 का पहले वर्णन कर देना है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करना है कि आपको किसी राज्य का जो निर्माण किया जाता है, जिसका की प्रक्रिया कहाँ दिया गया, अनुच्छेद 3 में, इसको दे देना है। फिर उसका क्या क्या प्रक्रिया है उसका वर्णन कर देना है। फिर आपको बता देना है कि ये वाला चीज आपको बता देना, जो कि समझा चुके हैं। देखिए कितना आसान है। और ये सब का जब वर्णन कीजिएगा तो शॉर्ट में ही कीजिएगा, अब लंबा चौड़ा मत जाइएगा, शॉर्ट में, ठीक है। और इसका जब वर्णन कीजिएगा, प्रक्रिया कौन सा प्रक्रिया अपनाया जाता है, इसको डिटेल में करना है, ठीक है। उसके बाद इसको कर देना है, हो गया आंसर कंप्लीट। समझ में आ गई? जी सर। चलिए ठीक है, अब उम्मीद कर रहे हैं इसको सही से लिखेंगे। अब आते हैं अंजलि जी का कॉपी, कितना नंबर है, 6 नंबर। राज्य के नीति निदेशक तत्व से क्या समझते हैं, इसके महत्व एवं महत्व उद्देश्य यहाँ एवं नहीं होगा, महत्व उद्देश्य एवं उपयोगिता का वर्णन करते हुए वर्णन करें कैसे यह शासन का आधारभूत सिद्धांत है। देखिए अगर क्वेश्चन में भी टाइपिंग में मिस्टेक हो रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग भी उसको मिस्टेक करते चले जाएं, ठीक है। जैसे यहाँ पर वही चीज कर दिए हैं, आप भी 2 बार टाइपिंग में हो जाता है, टाइपिंग के दौरान टाइप करने और मिस्टेक कर देता है। तो आप सिविल सर्विस के, तो आपसे तो इतना उम्मीद किया जा रहा है कि अगर कोई इधर से गलती हो गई है छोटी मोटी, तो आप उसको, वो गलती आप ना दोहराए। इतना कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए कि नहीं यहाँ पर हम सही है, यहाँ पर इंस्टीट्यूट ही गलत किया है। ये कॉन्फिडेंस तो एक सिविल सर्विस एस्पिरेंट में होना चाहिए, ठीक है। विश्वास करना अच्छी बात है कि नहीं इंस्टीट्यूट मेरा सही है गलत, लेकिन अब आंख बंद करके भी विश्वास करना किसी पर, चाहे वो मैं हूं या कोई भी हो, वो सही नहीं होता है। राज्य के नीति निदेशक, रात में हम आपको यही चीज कल समझा रहे थे, कल रात के क्लास में।
उल्लंघन का उल्लेख संविधान के भाग 4 क के 4 क भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक में किया गया है। ठीक है, आया है इसका विचार आयरी। ये आया क्या है, ये आयरिश संविधान से प्रेरित है। आया कैसे, ट्रेन से आया है। आया है शब्द का प्रक्रिया तब लिखा जाता है जब वह प्रक्रिया में होता है। अगर वो प्रक्रिया में है, प्रोसेसिंग में, यहाँ प्रोसेस में तो है नहीं, ये हो चुका है, तो ये प्रेरित है। सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र का प्रतीक कहा जाता है। इसे लोक कल्याणकारी राज्य का प्रतीक भी कहा जाता है। ठीक है, ये आप इसका बता रहे हैं। तत्वों का महत्व, ये तो आप देखिए इसका जो महत्व है, ये तो आप यहाँ बता ही दिए लगभग। यही चीज बार बार कहते हैं ना कि उत्तर का ये तो महत्व तो आप बता ही दिए। अब आप क्या किए हैं, यही चीज आप दोबारा बताए हैं। और सबसे बड़ी बात ये आप क्या ये किए हैं, महत्व के बाद फिर उद्देश्य, फिर उपयोगिता के बाद फिर ये, इसका मतलब समझ में आ रहा है? हमको समझ में तो नहीं आ रहा है ये लिखने का मतलब। उसके बाद बार बार कहते हैं कि देखिए आपको उत्तर कम शब्दों में देना, वहां पर फिक्स है कि आपको 200-250 शब्दों में लिखना है। हम देख रहे हैं प्रश्न बड़ा है, तो प्रश्न बड़ा है तो आपको उत्तर छोटे शब्द, कम शब्दों में अधिक बातों को व्याख्या करने का वो सीखना चाहिए। अब जैसे यहाँ पर आप इतना लंबा जो लिखे शासन के, ये तो ये आप पहले भी लिख चुके हैं, ये आप पहले भी लिख चुके हैं। ठीक है, सामाजिक वाय का प्रतीक कहा जाता है, यही ना वह शासन के करें। या पहले भी एक ही बात को आप घुमा फिरा के लिख रहे, या तो यहाँ नहीं लिखना चाहिए था, या फिर यहाँ लिख ही दिए तब यहाँ यहीं पे इसको वर्णन करते चले जाते। तो भाई ये क्या है, इतना लंबा करके नहीं लिखना है, सीधा लिख देते। ये शासन की सफलता अथवा असफलता के ये ऐसा तो आपका शब्द ही गलत, ये सीधा है, ये शासन के मूल्यांकन का आधार है। हो गया। उसके बाद ये आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करने में क्या करता है, ये मदद कर, ये सरकार को सहायक करता है। ये सरकार को उनके कर्तव्यों का बोध कराता है। ठीक है, ये नागरिकों का क्या होता है, वो अतिरिक्त मौलिक अधिकार के समान है, इस तरह। उसके बाद लोक कल्याणकारी आप दे ही दिए, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। तो इतना देखिए, ये सब चीजों को समझने का कोशिश कीजिए। अब यहाँ दे रहे राज्य का, ठीक है, यानी जो चीज आपका 4-5 लाइन में हो सकता था, 4 से 5 लाइन में, आप उसको 2 पेज तक खींचे। हाफ पेज का काम आप 2 पेज तक ले गए, तो इसी में लंबा हो गया आपका आंसर। इसका उत्तर 5 पेज में आराम से आएगा, लेकिन आप किए क्या, एक चीज को डबल किए। जो चीज आपका 2 लाइन में हो सकता था, आप उसको क्या किए, 5-5 लाइन में लेकर के गए, 2 पेज में गए। यानी 5 लाइन का काम आप 2 पेज लेके गए, 2 पेज बढ़ गया। यही आपका आंसर को रिपीटेड किए, एक ही चीज को अलग अलग तरीके से 2 बार बोले। अब स्क्रीन क्लियर है, स्क्रीन क्लियर जा रही है। एक्चुअली जब आप अपना जब पीडीएफ बनाते हैं ना, देखिए आपका, आप खुद देखिए इस पेज का लाइटिंग देखिए, इस पेज का लाइटिंग देखिए, आई अंतर समझ में। अब इसको क्या किया, निदेशक तत्व के महत्वपूर्ण, अब इसमें देखते हैं। देखिए 4 न्यू स्टूडेंट में बता भी दिए कि राज्य के नीति निदेशक को गांधीवादी, समाजवादी एवं उदारवादी, यानी कि डीपीएसपी को हम लोग 3 भागों में बांट करके पढ़ते हैं। अब आप क्या किए, डायरेक्ट व्याख्या कर दिए, ना ही इसका कहीं वर्णन किए। तो इसको बेटर ये होता है कि आप इसको बांटते हुए करते, कैसे गांधीवादी है, कैसे समाजवादी है, क्योंकि इसी से स्पष्ट हो रहा है कि ये जो आप गांधीवादी, समाजवादी एवं उदारवादी का जब वर्णन होगा, यही क्लियर कर देगा कि भाई डीपीएसपी का क्या उपयोगिता है और क्या महत्व है। बात समझे, वो चीज आप नहीं किए, व्याख्या करते चले गए। व्याख्या में भी अब जैसे 36 है, इसका इतना लंबा लिखने का कोई, इसमें सीधा बात, इसमें राज्य की परिभाषा का वर्णन किया गया है जो अनुच्छेद 12 के समान है। बात खत्म हो गया। 37 ये क्या है भाई, इनके इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के नीति निदेशक तत्व क्या होगा, ये न्यायालय में वाद योग नहीं होगा।
एक लाइन में समाप्त हो सकता है। आप इसको 4-5 लाइन में जा रहे हैं, इसलिए आपका आंसर क्या हो रहा है? लंबा हो रहा है और यही आपका मार्क्स को कट करेगा मेंस में। 38 ये लोग ये सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक रूप से कल्याणकारी रूप से प्रेरित करती, सरकार को प्रेरित करती है। एक लाइन में ही ये सारा काम समाप्त हो सकता था, लेकिन आप जबरन इसको लंबा-लंबा लेके गए। समझे? अनुच्छेद 42 सीधा दे देते हैं कि इस अनुच्छेद में वर्णन है कि काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं को तथा प्रस्तुति सहायता का उपबंध करना है। इतना लंबा लेके नहीं चलना था, कोई जरूरत नहीं है। अब इसको ही है सिंपल अनुच्छेद 44। इस अनुच्छेद में भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का वर्णन करता है। समाप्त था आंसर। तो आप शौक से लंबा लेके जा रहे हैं और ना ही आप फिर शासन का आधारभूत सिद्धांत क्यों है भाई? तो क्योंकि ये क्या करता है, ये यही राज्य की नीति नहीं दे सकता, तो गांधीवादी, समाजवादी, उदारवादी इसको क्या कर रहा है, इसका इन तत्वों को समाहित किया हुआ है। इसी वजह से ये क्या कर रहा है, इसका ये इसका अपना एक महत्व है, उपयोगिता है और शासन के आधारभूत सिद्धांत का ये वर्णन करता है। उसको आप वर्णन ही नहीं किए हैं। चलिए ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन आपका देखते हैं। जब कॉपी पीडीएफ तैयार करते हैं ना, उस समय क्वेश्चन का और अपना नाम नोट कर लीजिए पीडीएफ में। इससे समझने में ना आसानी होगी मुझे कि किनका कॉपी है। और पीक लेते वक्त थोड़ा ध्यान रखें। देखिए और है थोड़ा आपका पीक ही जो ले रहे हैं उसी में प्रॉब्लम होती है। कार्यपालिका से क्या समझते हैं? वर्तमान समय कार्यपालिका के स्वरूप का वर्णन कर भारत में। कार्यपालिका सरकार का वह अंग होती है जो राज्य के शासन का अधिकार रखती है और उसकी जिम्मेदारी उठाती है। यह विधायिका द्वारा निर्मित जनता की इच्छा को लागू करता है। कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति होता है। यही हो जाता है ओभर जाना। अब जरूरी तो नहीं है कि हर देश में कार्यपालिका का जो होता है वास्तविक शक्ति, या फिर ये लिखिए कि भारत में कार्यपालिका का जो होता है, भारत में कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति होता है। ऐसा जरूरी नहीं है। और ऐसा जरूरी नहीं होगा कि हर, अब अमेरिका में वास्तविक शक्ति भी राष्ट्रपति के ही हाथ में है, वही मंत्रिपरिषद उस पर निर्भर है। तो यही हो जाता है कि आप लोग रूट से निकल जाते हैं कहीं और, या तो फिर लिखते भारत में कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति होता है। जो भारत में है वो पूरी दुनिया में तो नहीं है, हर देश का अपना पॉलिटिकल स्ट्रक्चर अलग है। देखिए कार्यपालिका का जो परिभाषा है वो पूरी दुनिया में एक जैसा रहेगा, लेकिन जो उसका व्यवहारिक रूप है, तो पूरी दुनिया में अलग अलग है, एक जैसा नहीं होता है। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख, ये अनुच्छेद होता है 154। राज्य के स्तर पे राज्यपाल मुख्य। ये अब सीधे राज्य पे कहां पहुंच गए? नामधारी, वास्तविक। ये कहां कहां से कंटेंट उठा के लाए हैं? क्वेश्चन में कुछ पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन पढ़िए। आपका 4 डायरेक्शन की बार बार कहते हैं कार्यपालिका से क्या समझते हैं, आपका पहला क्वेश्चन का भूमिका। अब क्वेश्चन का सेकंड पार्ट जो आपका है, आपका क्वेश्चन का सेकंड पार्ट
वर्तमान समय में कार्यपालिका के विभिन्न स्वरूपों का वर्णन करते हुए यहाँ देखिए अध्यक्ष वर्तमान समय में कार्यपालिका का स्वरूप अध्यक्षात्मक, संसदीय, दोहरी, बहुल। अध्यक्षात्मक जो भी अमेरिका में संसदीय, भारत ब्रिटेन में कह सकते, दोहरी फ्रांस में, बहुल ये स्विट्जरलैंड में। इसका वर्णन करना था। अब आए भारत में कार्यपालिका का संरचना का वर्णन। भारत में कार्यपालिका का संरचना, इसको पढ़ते ही नहीं आप लोग। इसको पढ़ेंगे तो कहीं भटकने का जरूरत ही नहीं है। भारत में कार्यपालिका का संरचना क्या क्या है? केंद्र की बात, केंद्र स्तर पर, इसमें फिर लिख दिए केंद्र स्तर पे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ठीक है, प्रधानमंत्री सहित मंत्री परिषद, महान्यायवादी। ये केंद्र स्तर पर हुआ। सबका अनुच्छेद के साथ फिर व्याख्या कर दिए किस अनुच्छेद में किसका क्या वर्णन है। इन सब का वर्णन कर दिए कि हाँ राष्ट्रपति से केवल संवैधानिक प्रमुख होता है, असली शक्ति प्रधानमंत्री मंत्री परिषद के पास होगा, यही वास्तविक है। ठीक है, उसके बाद राज्य स्तर पर, राज्य स्तर पर कौन कौन होगा? राज्यपाल, मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद, और तीसरा कौन होगा? महाधिवक्ता। हो गया। उसके बाद भारत में संसदीय कार्यपालिका का महत्व एवं उपयोगिता बताए। उसमें उसके बाद जो भारत में चूंकि संसदीय कार्यपालिका है, इसका महत्व एवं उपयोगिता इसके बाद बता दी है कि भारत में संसदीय कार्यपालिका अपनाया गया है। संसदीय कार्यपालिका में क्या होगा? संवैधानिक प्रमुख कोई और होता है, लेकिन उसके नाम पर वास्तविक शक्ति कौन प्रयोग करता है? जो जनप्रतिनिधियों द्वारा चुने जाता है। जैसे केंद्र में प्रधानमंत्री, केंद्र में जो सरकार होती है उसको जनप्रतिनिधि का समर्थन चाहिए, और राज्य में मुख्यमंत्री, उसको भी राज्य में जो जनप्रतिनिधि चुन के भेजेंगे उनका समर्थन चाहिए। इसका व्याख्या करते हुए इसका क्या महत्व उपयोगिता है वर्णन कर देना था। अब कहां से कहां चले गए, इसको नहीं पढ़ते हैं जो न्यू स्टूडेंट में दिया रहता है। बार बार कहते हैं कि समझ में ना आए तो इसको पढ़ा कीजिए, जिसमें सारा चीज दिया हुआ है। आप लोग भटक जाते हैं बेकार में ही। मौलिक कर्तव्य से क्या समझते हैं? वर्मा समिति की रिपोर्ट को संदर्भ में रखते हुए विचार दें कि किस प्रकार भारत में नागरिकों का मौलिक कर्तव्य के प्रति अधिक से अधिक जागरूक किया जा सकता है। चलिए अब इसका देखिए, यही क्वेश्चन लिखे है ना 7 नंबर। मौलिक कर्तव्य से क्या समझते हैं वर्मा समिति की रिपोर्ट को, ठीक है। दूसरा वाला तो और हार्ड है। मूल कर्तव्य मौलिक अधिकार के पूरक है, इस तथ्य का विश्लेषण करें। ये तो और ज्यादा टफ है, वो नहीं लिखे, ठीक ही किए। चलिए हम इसी पे चलते हैं। फिर देखिए 4 न्यू स्टूडेंट में क्या है? भूमिका। मूल कर्तव्य से क्या समझते हैं? कर्तव्य है क्या, इसका तो पहले बताइए। आप कैसे कह सकते हैं कि मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्य एक दूसरे के पूरक है? कहने का अर्थ है मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य का वर्णन नहीं था, लेकिन लागू होने के करीब 26 साल के बाद हम लोग को मौलिक कर्तव्य जोड़ना पड़ा। तो इसके पीछे कुछ कारण था ना। तो कारण क्या था कि भाई लोग अपना अधिकार तो याद रख रहा था, लेकिन कर्तव्य याद नहीं रख रहा था। और अधिकार और कर्तव्य क्या है? एक दूसरे के पूरक है। यदि आप अपना अधिकार पूरा करेंगे तो आपको कर्तव्य पूरा करेंगे तभी अधिकार मिलेगा। आप क्लास जुड़ेंगे तभी ना आपको क्लास का अधिकार मिलेगा। क्लास जुड़ेंगे ही नहीं और साल भर के बाद कहेंगे मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, मेरा ये अधिकार था, तो नहीं होगा। इसलिए जोड़ना पड़ा। इसका कहीं व्याख्या नहीं है। भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य का वर्णन करें, ये तो आप किए ही होंगे, इसमें कोई बात नहीं है। महत्व भी बताए है, ये सब कर्तव्य है, ये तो कोई भी करेगा। अब चलते हैं वर्मा समिति की बात करें। देखिए यहाँ पर क्या है ना, क्वेश्चन को ध्यान से समझे
यहां आपसे पूछा क्या जा रहा है कि कैसे जागरूक किया जा सकता है। देखिए, कानून बना करके तो आप किसी को भी रोक सकते हैं, लेकिन यहां यह है कि आखिर कानून कब बनाना पड़ता है, जब नागरिक उस चीज को समझता नहीं है। उदाहरण के तौर पे अगर हर व्यक्ति ये सोचे कि नहीं, हेलमेट पहनने से मेरा ही जिंदगी सुरक्षित रहेगा, तो सरकार को कड़े कानून बनाने की कोई जरूरत नहीं है। सरकार को कड़ा कानून कब बनाना पड़ा, जब भाई आपका ही जिंदगी बचाने के लिए क्या करना पड़ रहा है, सरकार को करोड़ों रुपया विज्ञापन करना पड़ता है, देना पड़ता है, हेलमेट पहने या आपका उसके बाद भी लोग ने, तब सरकार को स्ट्रिक्ट डिसीजन लेना पड़ा कि नहीं भाई कड़ा कानून बनाओ। तो सवाल है कि वर्मा समिति ये सब रिपोर्ट तो वर्मा समिति के आने से पहले ही कर बन गया था। वर्मा समिति का रिपोर्ट आया 98-99 में, ये सब कानून पहले से ही बना हुआ है, तो ये तो एक अलग बात है। लेकिन कानून बनने के बाद भी, क्योंकि पुलिस, अब मान के चलिए हेलमेट का भी बहुत स्ट्रिक्ट कानून है, फिर भी तो बिना हेलमेट पहने लोग घूमता है, क्योंकि हर जगह पुलिस खड़ा नहीं ना करेगी सरकार, देखो कहाँ है। ये तो अपना समझ होना चाहिए। अब ये समझ क्यों नहीं है, क्योंकि आपको उस डिसिप्लिन में नहीं रखा जा रहा है, आपको उस डिसिप्लिन में नहीं रखा गया है, आपको एक आदत बना दी गई है। अगर वो चीज हो, जैसे अगर हम अपने बच्चों को जब भी गाड़ी में बैठाते हैं, बच्चा है उसको हेलमेट की क्या जरूरत है, बोल के निकल जाते हैं, कितना हेलमेट खरीदा। अब ये भी आश्चर्य की बात है कि लोग 1 लाख का गाड़ी खरीद लेता है, लेकिन एक हेलमेट का कितना कीमत होता है, 500 से 1000। अगर ये 3-4 खरीदना भी पड़े घर पे तो कोई दिक्कत, और 3-4 क्यों, गाड़ी में तो 2 ही व्यक्ति आएंगे, 2 ही तो रखना है, ज्यादा तो नहीं रखना। लेकिन हम लोग, अब बच्चा है इसको हेलमेट की क्या जरूरत। अब ये चीज क्या हुआ, उसका मेंटेलिटी बन गया, धीरे धीरे उसकी आदत बन गई, ये उसकी आदत बनते जा रही है। बड़ा भी हुआ तो वो अपने आप को वो आदत बन, अब वो समझ रहा है हेलमेट जरूरी है, लेकिन उसका एक हैबिट बना हुआ है। उसी चीज को अगर बचपन से आदत डाल दिया जाए हेलमेट का, कोई व्यक्ति बचपन से ही बच्चे को पहना कर हेलमेट लगा करके ही गाड़ी में बैठाता है, तो आगे चल करके वो पूरा जिंदगी में उसको कभी बताने की वो बिना हेलमेट का गाड़ी चलाएगा नहीं, क्योंकि वो अनकंफर्टेबल फील करेगा, वो आदत बना हुआ है। तो वर्मा समिति में वही चीज था कि भाई, आप वर्मा समिति इसलिए बनाया गया कि इतने सारे कानून होने के बाद भी फिर क्यों लोग मौलिक कर्तव्य अपना पूरा नहीं करते हैं। तो इसमें आपसे, उसमें वर्मा समिति में वो अपना सारा चीज स्पष्ट किया। समस्या क्या है, तो समस्या सबसे बड़ा है लोगों की आदत। लोगों को अधिकांश लोगों को पता नहीं है कि मौलिक कर्तव्य क्या, अगर है तो उसको उस चीज का प्रैक्टिकल नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए, कानून तो जो है ही, प्रैक्टिकली क्या करना चाहिए, स्कूलों में बचपन से ही मौलिक कर्तव्य के प्रति क्या करना चाहिए, उसको पढ़ाना तो चाहिए ही, उसको व्यवहारिक रूप से भी अपनाने की प्रयास कराना चाहिए। जैसे प्रत्येक दिन क्या करना चाहिए, प्रस्तावना का वर्णन करवाना चाहिए, जो जो मौलिक कर्तव्य है उसका प्रैक्टिकल कराना चाहिए, जैसे उनसे पेड़ लगवाना चाहिए, जो पेड़ सूख रहा है उनसे क्या करवाना चाहिए, उनको कहना चाहिए, बच्चों को टास्क देना चाहिए, देखो ये पेड़ सूख रहा है, अगर इस पेड़ को तुम बचा लिया तो तुमको ये इनाम दिया जाएगा, तुमको एक मार्क्स मिलेगा अलग से। एक चीज को समझे, 100 में से 100 नंबर लाने वाला ही केवल देश के लिए हितकारी नहीं है, कोई बच्चा 100 में से 0 नंबर ला रहा है, लेकिन वो बेचारा पेड़ों का ख्याल अच्छे से रख सकता है, पर्यावरण का ख्याल अच्छे से रख सकता है, तो वो भी तो समाज के लिए जरूरी है। अगर हम ऐसे भी एक अलग से इसका भी पढ़ाई करें व्यवहारिक रूप से जो होता है, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर व्यवहारिक रूप से भी पढ़ाया जाए, जैसे कि टास्क दिया जाए कि भाई आपको, बच्चों को, कि आपको पेड़ है, ऐसे बहुत बच्चे होते हैं जो पढ़ने लिखने में कमजोर होते हैं, लेकिन पेड़ पौधे को लेकर के वो काफी एक्टिव होते हैं, उनको अच्छा समझ होता है, उसके लिए अलग से मार्क्स बनाया जाए, उसके लिए अलग से मार्क्स बनाया जाए। इनसे क्या होगा, बच्चे प्रेरित होंगे, इससे बच्चे प्रेरित होंगे और उसमें एक डिसिप्लिन आएगी, तो ये सब चीज करना चाहिए। तो आपसे इसमें क्वेश्चन में आपसे राय मांगा गया, आप क्या किए, जो लक्ष्मीकांत में डाला हुआ है आप उसको लिख दिए, या, या कहीं नेट से क्वेश्चन को समझने का कोशिश नहीं किए। उसके बाद चलिए ठीक है,
अब कोई नहीं, जब मौलिक कर्तव्य पढ़ाया जाएगा फिर से जब दोबारा लिखिएगा तो इसको कीजिएगा। अब जो गलती कार्यपालिका वाला में किए, विधायिका वाला में, राष्ट्रपति की वाला में मत कीजिएगा। देखिए हम बार बार कहते 4 न्यू स्टूडेंट में जो है पढ़ा कीजिए, आपको 70% खुद समझ में आ जाएगा। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि इसको लिख देंगे तो इसका आंसर कम, लेकिन समझ में आएगा, एक डायरेक्शन की है, इसको कहा ही जाता है डायरेक्शन की। बार बार कहते हैं अगर इसको लिखने में दिक्कत है तो पहले इसको लिख लिया कीजिए फिर इसको लिखिए। चलिए ठीक है, अब आगे का क्वेश्चन लिखिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है ना? कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन यहाँ तक?